हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्वास्थ्य होम्यो क्लिनिक, आपका ख्याल आपसे ज्यादा, लुधियाना। स्वास्थ्य होम्यो क्लिनिक अ मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारी टीम ने डॉक्टर साजन सोफत जी से बातचीत की, जो कि BHMS हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर पारुल वर्मा सोफत भी इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर पारुल वर्मा सोफत भी BHMS हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर साजन सोफत जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य होम्यो क्लिनिक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि होम्योपैथी की मेडिसिन से क्रॉनिक बीमारी का सफल इलाज किया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर साजन सोफत जी के साथ। दर्शकों, पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जो क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों का इलाज अपनी होम्योपैथी से दे रहे हैं। हमारी मुराद है साजन सोफत जी के साथ, जो MD हैं होम्योपैथी में। कैसा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। साजन जी, कैसे आपने अपना कैरियर शुरू किया और कैसे आपने एक ऐसे इरा को चुना जो आज का बहुत ही हॉट है, जिसमें लोग हेल्पलेस होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज की बात करें, कैसे आपने उस फील्ड को चूज किया और उसका आपने पूरा गहराई में गए, पेशेंट्स को रिजल्ट दिया, और आज ऑटोइम्यून डिजीज वाले लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमने साजन जी के पास जाना। तो होम्योपैथी से एक्सपोजर मेरा बहुत शुरू से, बहुत पहले से ही हो गया था। तो फैमिली में हमारे कभी हमने एलोपैथिक वाली साइड कभी देखा ही नहीं, या कभी वो यूज़ की ही नहीं हमने मेडिसिन। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे खुद के जिसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, आई शुड गो टुवर्ड्स होम्योपैथी, एंड वहाँ से अपना मैंने स्टार्ट किया अपनी स्ट्रीम में। तो एंड यस, उसका मुझे ये था कि अगर किसी को ठीक करना है तो वो प्रॉब्लम कोई भी है वो जड़ से ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना कि भाई किसी को अगर प्रॉब्लम आई है तो वो क्यों आई है। अब हमें लगता है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, बस आ गई। हम ये नहीं सोचते कि अगर वो प्रॉब्लम उस पर्सन को आई है, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। अब एक डिजीज़ कोई भी है, वो हमें पहले ही बता देती है कि अच्छा, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों बीमार हुआ, किस पर्सन से उसका कन्फ्लिक्ट है, किस पर्सन से रिलेटेड है, क्या स्ट्रेस है, डर है, दुख है, गुस्सा है, कौन सा डिजीज़ प्रोसेस आएगा, बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमें डिजीज़ बताती हैं। तो जो होम्योपैथी में बार बार बोलते हैं ना कि जड़ से ख़त्म करती है होम्योपैथी, तो वो जड़ है कि पेशेंट या पर्सन कोई भी उस डिज़ीज़ में गया कैसे, उसका कॉज क्या था उस डिज़ीज़ में जाने का, या फिर बॉडी को क्या नीड थी वो डिज़ीज़ प्रोसेस को स्टार्ट करने की। तो जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमें दूसरी पैथी में नहीं देखने को मिलती। वो चीज़ें हैं जो आगे भी है कि हम वो चीज़ और बेटर करते रहें और उसमें अच्छे रिजल्ट्स लाते रहें। ये चीज़ है। साजन जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास लोग एक बीमारी ठीक कराने आते हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन, उनका माइंड सेटअप, उनका पेट, उनको हर बीमारी से रिलीफ मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी, जैसे आपने कहा कि जड़ से खत्म करती है, उसका जो मेन रूट कॉज होता है, यहाँ से उसको सारी बीमारियां ऑकर हो रही हैं, उसी के ऊपर ये इफेक्ट करती है। जब वो ठीक हो जाएगी तो नेचुरली बात है कि आता तो बंदा है कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करानी थी कि मेरा स्किन की बीमारी थी, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको और प्रॉब्लम है, वो भी साथ में अटैच हो रही है। देखो, मैन अकेला एक सिंगल फिजिकल बॉडी है, फिजिकल एंटाइटी नहीं है। उसमें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग तीनों आती हैं। तो एक जो जेन्युइन होम्योपैथ है वो हमेशा ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगा कि मुझे अगर इस पर्सन को ठीक करना है, मुझे अकेले उसकी वो फिजिकल कंप्लेंट को नहीं दूर करना, मुझे ये देखना है कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर चीज़ में स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से व्यतीत कर पाए या बेटर जी पाए हर चीज़ में, चाहे जो उसका काम है, उसके रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है। तो अकेला डिजीज़ ठीक करना एक पार्ट नहीं है, एज अ होल एक आदमी का ठीक होना वो इम्पॉर्टेंट है, और वो रियल होम्योपैथिक प्रैक्टिस है। ऑटोइम्यून, जो हम लोग इंग्लिश में ये शब्द इंग्लिश का है, क्या है एक्चुअली में, क्या कहना चाहेंगे, क्या है, कैसे अपने आप जो चीज़ें अक्कर होने वाली हैं, मतलब क्या है ऑटोइम्यून और कौन कौन सी डिजीजेज हैं ऐसी जो इसके साथ आ रही है। सी, ऑटोइम्यून का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो अपने ऊपर अटैक करने लग गया, ठीक है।
ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, शॉर्टसन्स आ गया, और भी अलग अलग जो भी डिजीजेस हो गई, उनमें क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी वजह से अपने ही ऊपर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल्स को अटैक करने लग गया। अब हम इसको अंडरस्टैंड आगे कैसे करते हैं कि बॉडी अपने आप को क्यों अटैक करना चाहती है। तो वहाँ पे हमें अगेन यहाँ का अगर आप कॉज पूछो कि भाई क्या कॉज है या हमें क्या है, डिजीज़ क्यों आ रही है ये, तो उसमें अंडरस्टैंड करना होता है कि जिस पॉइंट पे उस पर्सन को ये डिजीज़ स्टार्ट हुई, उसमें ऐसा क्या चल रहा था उसकी लाइफ में जहाँ पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम करता था। और 110% उस पर्सन में आपको ये चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे वो अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचता था या अपने आप को कहीं ब्लेम करता था, या उसको लगता था ये सिचुएशन में मेरी कुछ गलती है, या सेल्फ रिप्रोच करना, ऐसा सा कुछ ना कुछ उसमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। वो स्टार्टर है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। अगर हम देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है कि अपने आप को अटैक कर रही है बॉडी, तो वहाँ पे थॉट्स भी ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगेन जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ऊपर हम मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ रिजल्ट्स आते हैं। और सर जो छोटे बच्चे हैं जैसे उनमें भी ऑटो इम्यून डिजीज़ कई बार हो जाती है। जैसे हम बात करें सेरिब्रल पॉल्सी की वजह से वो बच्चे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो भी मतलब वो जेनेटिक्स हम लोग समझें? देखो अभी जैसे मेरे पास रिसेंट केसेस जो आ रहे हैं ज़्यादा, वो ऑटिज़म के, जेनेटिक म्यूटेशंस के, इन चीज़ों के केसेस हैं। तो अगेन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि डिजीज़ है क्या। अब मैं आपको ऑटिज़म का एग्जांपल देता हूँ। ऑटिज़म का मतलब है कि एक बच्चा है, वो वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ऑटिज़म में है क्या, जो बच्चे की सेंसेस हैं, स्पीच, आई कांटेक्ट और सुनना, रिस्पॉन्स देना, ये बिल्कुल भी नहीं होता, या वेरी डिग्री में होता है कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे बच्चे अपने आसपास सराउंडिंग लोगों के साथ, किसी के साथ भी कोई कम्युनिकेट नहीं करते। तो अभी अगर एक बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वहाँ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चा किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। अब यही अगर कंप्लेंट बच्चे को शुरू से ही है कि उसने कभी भी आई कांटेक्ट नहीं दिया, कभी स्पीच ही नहीं आई उसकी, कुछ ऐसा है, फिर वहाँ पे मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन थी मदर की लाइफ में, उनकी प्रेगनेंसी में, जहाँ पे वो कहीं से हर्ट हुए हों, जहाँ पे उनको लगा हो कि दुनिया से कांटेक्ट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो परेशान करते हैं या डिसअपॉइंट करते हैं या हर्ट करते हैं, या कहीं पे मदर ने हेल्पलेस की फील किया हो। ये है अगर सिंस बिगनिंग है। अभी के टाइम पे बहुत हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं फ़ोन के यूजेज से। जैसे बच्चा 1.5 साल तक ठीक है, उसके बाद क्या है, आजकल फ़ोन इतने इजीली हम सबके पास हैं, तो वो फ़ोन बच्चों के हाथ में आ जाते हैं। तो बच्चे अभी जिन्होंने वर्ल्ड देखा ही नहीं, उनके लिए क्या है, उनका जो दायरा है परसेप्शन का, वो एक फ़ोन तक सीमित रह जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बस यही उनका वर्ल्ड है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे स्पीच डिलेज, ऑटिज़म का बढ़ना, स्पेशली कनाडा, बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ पे लाइफ शेड्यूल है उनका बहुत डिफरेंट है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें अगेन अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि डिजीज़ क्यों आई और उसको हमें कैसे ठीक करना है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई पेशेंट्स की लंबी लिस्ट है आपके साथ, और वो काउंसलिंग भी लेते हैं और आकर मेडिसिन भी लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने एनआरआईज को जो है जैसे ठीक किया, बच्चों को ठीक किया, उनको पेरेंट्स को ठीक किया, और वो चेन बन गया, कनाडा में बात कर रहे हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं हम लोग, यूके में बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको एनआरआई नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि वो भी हमारे इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ वहां पर सेवा की है, और यही कारण है कि वो भी लोग आपको ज्यादा प्रेफर करने लगे कि ये है भी पॉकेट फ्रेंडली है, कुछ ज्यादा हमारा जेब का जो खर्चा ये नहीं कि एनआरआई की तरह हमारे से लेते हैं, वो हमारे से इंडिया की तरह करते हैं। हाँ देखो, वो तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि जिनके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। बिकॉज देखो, हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि जहाँ पे बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऑटिज़म है, सेरिब्रल पाल्सी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, हर टाइम पेरेंट्स को ही
हर टाइम बच्चे को अपनी आंखों के आगे रखना होता है, उसका हर चीज़ उन्होंने खुद करनी होती है। तो अब वो चीज़ सोचो कि हमें भी कैसा फील होता है कि उन पेरेंट्स की क्या लाइफ है, उनके लिए कितना मुश्किल है वो लाइफ काटना। और अगर उसमें हम कुछ भी उनकी हेल्प कर पाते हैं जिसमें उनका बच्चा इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहा है या इम्प्रूव करना शुरू हो जाए, तो वो उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होता। और वही चीज़ हमें खुशी देती है कि किसी वे में हम उनकी कुछ हेल्प कर पाए। तो हमारा मेन हमेशा एम वही रहता है कि हम कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे शुगर जो कि एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रही है, और जो शुगर के पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा है और कई बार पैरों के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है। जैसे अभी आपने मेरे को एक पैर दिखाया कि जिसका अंगूठा बिल्कुल गल चुका था और वो बंदा सेंसेशन लेने लग गया। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी कैसी पैथी है जिसमें आपको एक आस है और जैसे आप थॉरली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, लंबा समय उसके साथ लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो बिल्कुल जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिसके साथ बंदा ये नहीं है कि आप मेडिकल अंग्रेजी खाते हैं तो बंद भी नहीं कराते आप लोग, क्योंकि कोई वो लोग बैन में होते हैं, उनके मन में थोड़ा भय रहता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, अंग्रेजी भी खाते रहो लेकिन साथ में हमारी होम्योपैथी ले लो और आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। शुगर में क्या है, शुगर में अगेन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ क्यों गया, ब्लड में एलिवेटेड लेवल ऑफ शुगर्स क्यों चाहिए, उसके बेसिस पे ही अंडरस्टैंड करके अगेन प्रिस्क्राइब करना। और जैसे मैक्सिमम जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स वो ऑलरेडी मेडिसिन बहुत सालों से एलोपैथिक ले रहे होते हैं, इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी टाइम से उनकी चल रही होती है। तो उस केस में क्या है, ऐसा नहीं है हम कभी भी एकदम से उनकी मेडिसिन बंद करवा सकते हैं। हमें धीरे धीरे उनकी मेडिसिन को पहले टेपर डाउन करना होता है। जैसे जैसे उनकी शुगर डाउन आती रहती है वैसे वैसे हम रिड्यूस करते हैं और वैसे वैसे रिड्यूस करते हुए हम अपनी मेडिसिन के बेसिस पे उनकी कोशिश होती है कि दूसरी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बंद हो जाए जब उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल आने लग जाते हैं। उसके बाद ही हम अपनी मेडिसिन बंद करवाते हैं। और अगेन वहाँ पे ये होता है कि हमारी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चलनी चाहिए, वो रिज़ल्ट है, ये चीज़ हमारा टारगेट होता है। फिर फर्दर अब जैसे डायबिटीज़ के आगे जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं या आगे फर्दर डिजीज़ेस जो आती हैं, जैसे डायबिटिक फुट हो गया, गैंग्रीन हो गया, अब ये सब चीज़ों में अगेन हर डायबिटीज़ के पेशेंट को वो प्रॉब्लम नहीं होगी, चांसेस हैं, बट हर डायबिटीज़ का पेशेंट उस तरफ नहीं जाएगा। वहाँ अगेन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो फिंगर पे या टो पे क्यों आई प्रॉब्लम, पैर पे, टो पे उसके गैंग्रीन क्यों डेवलप हुआ, क्या रीज़न था उसका डेवलप होने का। अगेन वहाँ से एंटर करके हम फिर उस पर्सन को भी हेल्प कर सकते हैं कि उसमें वो कैसे इम्प्रूव कर पाए। ऐसा बड़े मार्वलस रिजल्ट है, जैसे आपने बताया कि एक बंदे का अंगूठा कट चुका था, पैर कटने वाला था और उसमें आपने उसको जैसे मेडिसिन दिया और वो सेंसेशन आने लगे और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। क्या कहना चाहिए, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं शुगर के भी और बाकी बीमारी। तो जैसे आपने ऑटोइम्यून डिजीज की बात कही है तो वो तो बहुत सारे पेशेंट्स आप लोग क्योर कर चुके हैं। अभी हम एक और बच्चे से मिले थे जो बहुत ज्यादा उग्र था, एकदम से गुस्सा आता था उसको, बड़ा तेज था उसको, आपने उसको भी एक रिलीफ दिया। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे ख्याल आपने देखा होगा पेशेंट को। तो अगेन वही चीज़, हमें तो हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ के कॉज को अंडरस्टैंड करना है कि कोई प्रॉब्लम है वो क्यों है, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ आई है तो वो क्यों आई है, उसको अंडरस्टैंड करके अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं पर्सन को तो वो रिलीफ आना ही चाहिए और वही हमारा टारगेट रहता है। और इस बच्चे को, उग्र बच्चे को मतलब कैसे फिर आपने इसको कैसे पकड़ा है और इसको कैसे, अभी वो कह रहे हैं कि बड़े खुश है हम लोग, हमारा दूसरा तीसरा विजिट है और वो तो बहुत ही उग्र था और अब वो बहुत ही रिलैक्स हो रहा है। तो अगेन वो हमें अंडरस्टैंड करना था कि भाई बच्चा अगर इतना हाइपर है, अब ये हाइपर एक्टिविटी की डिजीजेज आ जाती हैं, ADHD हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसमें अंडरस्टैंड करना कि बच्चा कब से ऐसा है, क्यों ऐसा है। अगेन मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री कि क्या रीज़न था बच्चा हाइपर एक्टिविटी की तरफ गया या बच्चा वायलेंट साइड पे है, वो क्यों ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, वो क्यों बाइट कर रहा है, वो क्यों हिट कर रहा है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, तो वहाँ रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, आप हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते क्या आपका मैसेज रहेगा
कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप लोग किसी भी तरह के, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, किसी भी एज के लोग हैं, आप एक बार ट्रस्ट करके देखो। ये जरूरी नहीं है कि आप 4th स्टेज में आओ कि जब बंदा मर रहा है तभी आप होम्योपैथिक पास से जाओ। नहीं, एक बार आप लोग 1st स्टेज में आओ, आप लोग क्यूरेबल हो, 2nd स्टेज में आओ तो भी क्यूरेबल हो, 3rd में भी आओ क्यूरेबल हो, 4th स्टेज में जब आप लोग बिल्कुल ही परेशान हो तभी ये लाइफ लॉन्गिविटी तो बढ़ाती है और आपको एक अच्छा लाइफ जो है। देखिए, कोई ऐसी डिजीज है जिसमें बंदे को ये होता है कि नहीं अब ये बचेगा तो नहीं, लेकिन बचना तो चलो, नहीं बचना तो इससे साथ भी हम लोग उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग अटैच ऐसे कर सकते हैं कि उसकी लॉन्गिविटी, थोड़ी सी लॉन्गिविटी बढ़ जाए और वो लाइफ स्टाइल जो जिसका बाकी जीना है बढ़िया रहे। देखो, अगेन एक डॉक्टर का काम है होप देना, ठीक है। अगर वही हमने नहीं किया तो फिर हमने क्या काम किया। तो पेशेंट हमारे पास किसी भी स्टेज में आ जाए, किसी भी डिजीज़ के पास आ जाए, हमारे पास सिर्फ एक ही हमारा काम है, उसकी हेल्प करना, जिस भी वे में पॉसिबल हो पाए उस वे में करना। कोई भी डिजीज़ है, कुछ भी है, उसको अंडरस्टैंड करना, पेशेंट को समझना कि उसके लिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों उस प्रॉब्लम से परेशान है, और अगर अकेला वही नहीं और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है जिससे वो बॉदर्ड है, वो सब चीज़ में पेशेंट की, एक पर्सन की हेल्प करना। और जहाँ तक बात है कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अगेन वो भी कुछ मेरे पास पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं जो 2-2 दिन की एज पे भी मेरे पास आए हुए हैं कुछ ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, और वो ठीक रहे हैं क्योंकि इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स तो कोई है नहीं। तो इसीलिए सेफ है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। अगेन अंडरस्टैंड करना कि क्यों एक पर्सन एक डिजीज़ में गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे लिए एज अ होल जो हमारे सामने आके बैठ गया, तो हमें तो सिर्फ उसको पूरे तरीके से जानना है कि क्या उसको हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसका, और फिर उस वे में उसको ठीक करना। डॉक्टर साहब, आपका हमें समझने के लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि आज होम्योपैथी में एक नई क्रांति आ चुकी है? वो पहले वाली जैसे लोगों को मिथ था कि होम्योपैथी स्लो है, वो बात नहीं है। नए नए साल्स, नई नई मेडिसिन आ चुकी हैं, नई नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सारे वर्ल्ड में होम्योपैथी एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा कर रही है। हमने कोरोना के पीरियड में देखा कि बहुत सारे जो होम्योपैथ्स ने लोगों की जिंदगी बचाई, इम्यूनिटी बढ़ाई, और बापू धाम कॉलोनी थी चंडीगढ़ में जिसमें सारी कॉलोनी को ये इम्यूनिटी बूस्टर होकर, और बहुत कम उनका जो डेथ रेट रहा। देखो, होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं आज भी वो मेन चल रही हैं जो आज से बहुत साल पहले तक भी थी। चेंज है व्यू पॉइंट में और अंडरस्टैंडिंग में। अब जो प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी में, उनकी अंडरस्टैंडिंग का दायरा, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, किस वे में डिजीज़ेस को हैंडल करना है, वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले टाइम पे कुछ और था, आज वो चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं, और होम्योपैथी एज अ साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है इस टाइम पे। तो यहाँ पे उन डिजीज़ेस को भी टैकल करना जहाँ पे एक इम्पॉसिबल सा लगता है कि ये चीज़ भी कभी ठीक हो सकती है, या यहाँ पे भी रिजल्ट आ सकता है, वहाँ पे भी उन डिजीज़ेस को टैकल कर पाना, ये अब पॉसिबल हो पाया है एक होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी के ट्रू मीनिंग से, कि उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वहाँ से वो रिजल्ट्स भी अब लाए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमें समझने के लिए। जैसे क्या मैसेज रहेगा आपके हमारे देखने वाले पेशेंट्स को, अब देखने वाले दर्शकों को? देखिए, हम अपनी पूरी लाइफ, हमारी क्या परसेप्शन है, क्या सोच है हमारी अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेके, लोगों को लेके, अपने आप को लेके, हम अपनी पूरी लाइफ उन्हीं चीज़ों पे निकाल देते हैं। तो अगर हम अपनी परसेप्शन को किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी चेंज कर पाएँ, हम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। चाहे वो डिजीज़ हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आपने सुना होगा कभी, या बहुत कॉमनली सबने सुना होगा कि एक पर्सन था, उसको कोई किडनी की डिजीज़ थी, कैंसर था, और वो एकदम से वो ठीक हो गया अपने आप, बिना किसी ट्रीटमेंट के। अब उसका रीज़न ऐसा नहीं है कुछ मिरेकल हुआ, बल्कि वो जो परसेप्शन थी उसकी, जिस वजह से उसको वो डिजीज़ आई थी, किसी वजह से वो अपनी परसेप्शन चेंज कर पाया, जिस वजह से उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। कहाँ वो एक टर्मिनल डिजीज़ की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर लेता है और वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। अगेन
अपनी सोच का देखना, हम कैसे अपने आसपास माहौल को परसीव करते हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को लेके, उसका हमेशा ध्यान रखिए।